हाँ, तो स्क्रैप साइकिल से स्टार्ट कर लेते हैं। मैडम क्रैश साइकिल होगी। होगी ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से। ग्लाइकोलिसिस से देखो, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, जो NADH बने, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस से बने हो, चाहे वो क्रेब साइकिल से बने हो, और चाहे वो एसिटिल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन से बने, उनका ऑक्सीडेशन हो। जैसे कि मैं ये कह रही हूँ, आप पूरा अगर फेट याद करो, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से आपने क्या बनाया था? पायरुवेट। पायरुवेट। यस मैडम। 3 कार्बन के, ठीक है। और इससे आपको क्या क्या बना था, कितने ATP बने थे? दो। और NADH कितना बना? दो। 4 बना रहा है वो। NADH भी 2 बने, ठीक है। 2 ATP और 2 NADH। इसके बाद ये कहाँ गया था? लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में गया था, तो यहाँ पे लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में जैसे कि अगर लिंक रिएक्शन से कितने NADH बने? मैडम 2 साइकिल में 2 NADH बनेंगे। 2 NADH बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाइरुवेट 2 बार एंट्री करे ना, एक बार में एक और इसमें एक बार और जाएगा तो 2। तो लिंक रिएक्शन से 2 NADH यहाँ से मिल गए। उसके बाद ये क्रेब साइकिल में गया, तो यस मैडम। क्रेब साइकिल से कितने बने थे? 3 NADH बने थे मैडम। यस मैम। और अगर 2 बार जाएगा तो 6। 6 बनेंगे। ये सारे के सारे NADH बने। अब ये जो NADH है, जो इन NADH का अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाए, तो ये जितने भी, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड यहाँ पे एंटर किया था, इसने भी NADH दिया। इसके बाद यहाँ पे लिंक रिएक्शन बना, इसने भी NADH दिया। और यहाँ पे क्रेब्स है, इसने भी NADH। ये सारे के सारे NADH बच्चे क्या होंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएंगे? NADH ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये जो NADH है, टोटल 10 NADH होंगे, गिन लो चाहे तो। 10 है, 6 4 10 NADH है, जो ये 2 4 और ये 6। ATP की बात नहीं कर रही, वो SLP, वो डायरेक्ट ATP यूज हो जाएगी। NADH है, जो NADH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NAD+, यानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा? NAD+। अब इसमें क्या है, ऐसे ही मैं अगर कहूँ कि जो ग्लूकोज है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो NADH में जा रहे हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीडाइज होकर के NAD+ बना रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस पे क्या होते हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनमें ऐसे ही कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जब ये NADH से NAD+ जो है ऑक्सीडाइज होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इन्हें दे देता है। इलेक्ट्रॉन मान लो ग्लूकोज, ये सारे इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब ही है कि या तो NADH बने और या ATP बने। तो जब NADH बना तो NADH ऑक्सीडाइज होकर के NAD+ बन गया, और इसका ऑक्सीडाइज होकर के तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसमें ट्रेवल करेंगे, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ऐसे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है? नहीं, सिर्फ मूव कर रहा है। जब ये बेटे मूव करते हैं, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर H+ आयन जो है वो इनके मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल की वजह से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ठीक। इसको कई बार, 2 4 बार समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब ये H+ आयन एक जगह पे, कई जगह पे इकट्ठा होना
शुरू हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल की वजह से यहाँ पर एक F0 और F1 होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया, यस मैडम। ये वाला सिस्टम। इसकी वजह से क्या होता है, जब ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते 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 यहाँ पे सबसे अंतिम में आती है ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दिया जाता है, ऑक्सीजन, और ये H+ के साथ मिल करके जल बनाता है, ठीक है, पानी बना देता है। और जब ये H+ आयन इससे ट्रेवल करके अंदर की ओर आएंगे तो एटीपी का निर्माण होगा। ठीक, मैं बता रही हूँ, फिर से समझो। ग्लाइकोलिसिस से हमें NADH मिला, 2 NADH और 2 ATP, ठीक है। फिर आगे लिंक रिएक्शन, पायरुवेट बन गया था, पायरुवेट जाएगा कहाँ, लिंक लिंक रिएक्शन है रिएक्शन ना, में। एसिटिल को एंजाइम बनाए, वहां पे भी 2 NADH बनाए, एक बनता एक बार और, क्योंकि 2 आप पायरुवेट एंटर करा रहे हो तो 2 NADH। फिर आगे क्रेब्स साइकिल से भी हमें 6 NADH मिले, टोटल 10 NADH है। ये NADH ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। ये NADH जितने भी है ये ऑक्सीडाइज होके बनाते हैं NAD+, ठीक है, ये बनाते हैं NAD+, ऑक्सीडाइज होके NAD+ बनाते हैं। अब ये जब ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं तो इनसे इलेक्ट्रॉन है, ये ग्लूकोज का ही है, तो ट्रेवल कर रहा है, यहीं से आ जाते बेटे, कहाँ वहां पीछे गए हो, जो ग्लूकोज का इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक, पहले ग्लूकोज का इलेक्ट्रॉन NADH में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, आज जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स मतलब संरचना है जहां पर इलेक्ट्रॉन NAD+ से पहले वाले कॉम्प्लेक्स में दे दिया जाता है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स से फिर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से चौथे में। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होता है तो जो ये माइटोकॉन्ड्रियल का स्पेस होता है, ये बाहरी आवरण और एक अंतर आवरण, इन दोनों आवरण के बीच में एक जगह होती है, खाली जगह, वहां पर H+ आयन इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। H+ आयन इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, जब ये इकट्ठा होते हैं तो इससे क्या होगा, फिर ये F0 से ट्रेवल करके बाहर निकलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल का जो स्ट्रक्चर में आपने ये F0 और F1 पढ़ा होगा, तो इससे जब ये H+ आयन निकलेंगे बाहर की ओर तो एटीपी बनेगा। और जो ये सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये जाता है कहाँ पे, किसके पास, ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन और H+ के साथ मिल करके बनाता है पानी, ठीक है। तो ऑक्सीजन का काम सबसे अंतिम में है, और सबसे जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, पहली बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किया, ऑक्सीजन ने, और अंदर क्या बना रहा है, जल, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल वाटर, ठीक है। एक बार और समझो, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि आखिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो क्यों रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल क्यों रही है। तो एक बार इसको फिर से समझाती हूँ, जब तक इसको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा रफली डायग्राम तुम लोग भी बना लेना कॉपी में। आप लिखते हैं, आ रहे आएंगे मैम। फिर से शुरू करूंगी, फिर बार बार पता नहीं घर से क्यों आ रहा है, घर से आने के लिए कहा गया था क्या। मैम यहाँ से एक सर आए थे बस। सर बोल रहा था सर। इसके पीछे था आ जाओ। जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी जाते हैं तो उससे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, मतलब उससे H+ आयन क्या होते हैं वो इकट्ठा होना शुरू होते हैं। कल क्रैब साइकिल कराई थी, यस मैम। फिर से और 2 चला जाए क्या। जाओ मैम। क्रैब साइकिल में आपने क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, थोड़ा सा बता दीजिए।
रखे भी मैडम। हाँ, तुम्हारे अलावा भी सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं इसे। ठीक है। और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। और कोई बताओ। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में मिलते हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के मै- आ गई मैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलते हैं। मैम आप आ गई। शायद अभी नहीं। तो मैम कहाँ थी आप इतने दिनों से? ट्रांसफर मेरा दूसरा स्कूल में हो गया, तो वहां से आना पॉसिबल नहीं। मैडम का 2 दिन हुआ है, वो 2 भी तो वही मैम देखने के लिए उठना पड़ता है। क्रैप साइकिल मैंने कल बताई थी, थोड़ा सा आप रिकॉल कर लीजिए। ग्लाइकोलिसिस जब शुरू हुई थी, ग्लाइकोलिसिस से आपने 10 स्टेप फॉलो करके पायरुविक एसिड बनाया। पहले फिर से चलोगे। ग्लाइकोलिसिस स्टेप वाइज हम पढ़ रहे हैं बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है क्या कि किसी भी फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडाइज करना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज करना, जिससे क्या बने, एनर्जी बने। ठीक है। एनर्जी दो तरीके से बन सकती है, या तो एटीपी के रूप में या एनएडीएच। ठीक। मैंने कल ग्लाइकोलिसिस के बाद सबसे लास्ट प्रोडक्ट आपने बनाया था पायरुविक एसिड। ठीक है। पायरुविक एसिड की कितने कार्बन का होता है ये? मैम ये 3 कार्बन। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? तो अब पीछे में से कोई बताए इससे कितने एटीपी और कितने एनएडीएच बने थे? दो पीछे में से तो वो पीछे अच्छा पीछे में से कोई भी बता दे। फिर दोनों में से कोई बताओ कितना एटीपी बना था? रेगुलेशन में हाँ। रेगुलेशन में 4 मिनट थी। और 4 बने थे तो मतलब तो 2 यूज हो गए थे, 2 रिमेन एनएडीएच कितना बना था? तो इसके बाद पायरुविक एसिड जो है कहा गया था? लिंक रिएक्शन रिएक्शन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स मैट्रिक्स में क्यों गया? तब गया जब ऑक्सीजन प्रेजेंट था। ठीक है। तो लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था? पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन करके एसिटिल कोएंजाइम बनाया था। और यहाँ पे जब 2 पायरुवेट जा रहे हैं तो 2 एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही थी, तो ये 5 कार्बन का एक कंपाउंड बना था। और NaDH बना था ना, NaD प्लस से NaDH बना। तो यहाँ पे कितने बने थे? ऐसे लिंक रिएक्शन में कितने बने थे? ये तो समझ में आ रहा है तुम लोग को? मुझे ही गंदा गंदा लग रहा है। मैडम ये वाला घुमाना पड़ेगा अच्छे से। मैडम मार कर दे जाते लिखा जाता है वो पीछे वाला। मैडम घुमा दे क्या? ये साफ नहीं हो रहा है, ये डस्ट से है। आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मार कर ले आओगे फिर जल्दी से तो कल का लिखा हुआ है। फिर लिंक रिएक्शन से कहा गया था, लिंक रिएक्शन में क्या क्या हुआ था? कितने एटीपी बने थे? एनएडीएच कितने बने थे लिंक रिएक्शन से? लिंक रिएक्शन से मैडम एक बारी में एक, 2 बारी में 2 बार में 2। 2 साइकिल में 2 कर गया। क्रैब साइकिल में क्रैब साइकिल में 3 एनएडीएच बने मैडम, एक साइकिल में। हाँ टोटल 6 बने थे। मैं इसलिए एनएडीएच करा रही हूँ क्योंकि ईटीएस पढ़ना है आपको, तो ईटीएस में एनएडीएच का ऑक्सीडेशन ही होता है। ठीक है। इसके बाद लिंक रिएक्शन हुआ था। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था? ये पायरुवेट जो है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, यानी कि दो मॉलिक्यूल जो है इंटर कर गया था माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और क्या बनाया था? एसिटिल कोएंजाइम। इसमें क्या हुआ था? NAD प्लस से NADH बना था ना। जब 2 मॉलिक्यूल है तो कितने NADH? 2 NADH। ठीक है। और इसमें कोएंजाइम ऐड कर दिया गया था, साथ ही साथ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली था, तो ये 5 कार्बन। ये लिंक रिएक्शन था। इसके बाद 8 स्टेप की क्रैब साइकिल चली। ठीक है। क्रैब साइकिल में सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बना था? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के साथ ये एसिटिल कोएंजाइम ऐड करके
सिट्रिक एसिड बन गया था। तो इसमें क्रेब्स साइकिल में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप ये बताओ SLP कितना बना, साइकिल में चलती एक था मैडम, यानी एक बार में एक था। कर रही हूँ, यानी ATP की बात कर रही हूँ, डायरेक्ट ओके मैम। बात कर रही हूँ। GTP यानी जो बना था वो बना मैडम था। टोटल एक साइकिल में एक था, टोटल दो थे। मैं एक बार पहले साइकिल चलाओ, एक बार में बताना है, ठीक है। SLP यानी कि GTP कितना बना था, एक, और NADH कितना बना था, तीन। 3, और और FADH बना था एक मैडम। 1। अब ये साइकिल 2 बार चलेगी तो ये तो दो। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी कि यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल, मैम 10 हो जाए मैडम, अगर यूनिट तो अलग अलग है ना इनकी। मैडम प्लस कैसे कर दो मैडम? क्या, मैडम यूनिट तो अलग अलग है ना, प्लस कैसे कर दो मैडम? 3 3, मैं ओवरऑल अच्छा NADH को 3 2 5, ATP को नहीं जोड़ रही हूँ, खाली इसमें ये जोड़ो, NADH को बात कर रही थी। मैडम NADH 3 बने। NADH कितना बना, 3 अगर 2 बार साइकिल चलेगी तो कितना, 6। 6 NADH बच गया, ठीक है। अगर FADH2 की बात करेंगे तो 2, और SLP की बात करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे NADH कितने बने, 6। तो अगर ये सारी बात कर रहे हैं, अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिस्टम। ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। मैडम कॉपी कीजिए मैडम, मैं हो जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेटे देखो, आपको ध्यान से देखना है, ग्लाइकोलिसिस हुई, पायरुविक एसिड बना, वहां से भी क्या आया, NADH, ठीक है। लिंक रिएक्शन चला, वहां से भी क्या आया, NADH। और वेबसाइट। क्रेब साइकिल हुई, वहां से भी आपको NADH, टोटल 10 NADH आपको मिलेंगे। ऑक्सीडेशन से NADH बन रहे हैं। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं वो ग्लूकोज से इस NADH में आ रहे हैं। अब ये जब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आते हैं तो बेटे इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन करके ये बनाते हैं NAD+, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी NAD+। अब इससे इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहीं और से नहीं आए हैं, ग्लूकोज के हैं। ये इलेक्ट्रॉन इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन के अंदर कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ 1 से 2 में और ये पूरे चारों में ट्रेवल करता है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आते हैं तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, यानी ये अंदर वाली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और बाहर वाली आउटर है, इन दोनों के बीच में जो जगह रहती है वहां H+ आयन क्या होते हैं, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये H+ आयन बेटे जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की F1 और F1 से ट्रेवल करके बाहर निकलेंगे तो ATP का निर्माण होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन वो चल इसलिए रही है ताकि NADH का ऑक्सीडेशन, जितना भी NADH बना सेलुलर रेस्पिरेशन में उसको ऑक्सीडेशन करके ATP का निर्माण कर सके, ठीक है। और इसमें और एक चीज क्या बतानी थी, हाँ, अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा होता है बेटे तो ये जो लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन H+ के साथ मिल करके क्या बना लेता है, जल, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल वाटर, ठीक है। तो अगर आप जो कोशिका है वो स्वयं जल का निर्माण करती है, लेकिन वो इतना ज्यादा इतना सफिशिएंट नहीं होता, इसीलिए आपको वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, आप ऊपर से भी पानी, तो सेल के अंदर वाटर भी बनता है। तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, सबसे अंतिम में इलेक्ट्रॉन को ले कौन रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अंतिम में तो यही ले रही है ना ऑक्सीजन, सबसे लास्ट में
तो जो फाइनल आपसे पूछता है मेडिकल में कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ईटीएस में वो कौन है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। अब एक बार इसे फिर से समझ लो कि ईटीएस ईटीएस चलने से पहले ईटीएस को समझना जरूरी है कि ईटीएस हो क्यों रही है। ठीक है, अब एटीपी बन क्यों रहा है, क्योंकि एटीपी जो है पूरी कोशिकाओं को पहुंचा दिया जाता है, मतलब इजी टू एक्सेप्टेबल है। एनएडीएच को इतना हर कोशिका नहीं ले सकती है। एटीपी एक ऐसी एनर्जी करेंसी, इसीलिए तो उसे बोलते हैं ना ऊर्जा का सिक्का, करेंसी के रूप में है, जिसको जब चाहे तब कोशिका खर्च भी कर सकती है और वो सारी कोशिकाओं तक, मतलब उसको सब लोग प्रेफर करते हैं, उसको सारे की सारी कोशिकाएं ले लेती हैं, ऊर्जा के रूप में यूज करती हैं। तो इसीलिए एनएडीएच का ऑक्सीडेशन कराया जाता है। ईटीएस में एनएडीएच का जितना भी एनएडीएच, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस से आया हो, चाहे वो लिंक रिएक्शन से आया हो, और चाहे वो क्रेब्स साइकिल से आया हो, तीनों जगह से जो आने वाला एनएडीएच है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करा के क्या बनता है, एनएडी प्लस। ऑक्सीडेशन कराना ही क्या, ऑक्सीडेशन करा के क्या बनाना है, ओवरऑल एटीपी का निर्माण करना है। ठीक है, जब ये एटीपी बनता है, यही ओवरऑल जो साइकिल है वो ईटीएस साइकिल है। इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है, 4 कॉम्प्लेक्स है, उनके नाम और ये कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे ट्रेवल करता है वैसे वैसे आपको पढ़ना है। एक बार और समझाओ से लड़कियों में, समझ में आ गया? किसी को अगर एक बार पूछना है दोबारा से बता देते हो, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, ये थोड़ा सा टफ होता है। एक बार और बता दूं? नहीं मैडम। अरे तुमको बता दूं, दोबारा देख लो, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझो। हमें टीपी का सही यूज नहीं कर रहे, एक ही चीज को तो बंधन लगा रखा है। कोई बात नहीं, समझ सबको सबको एक जैसा नहीं होता, ठीक है। नेवर माइंड है ना। अब इससे अब जिसने बेटा ये ब्रेक कर दिया क्लास ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल, उसको आज कुछ नहीं पढ़ने वाला है। नहीं, मैं लाइव देखती यूट्यूब पर, लाइव भी होता है क्या ये? यस मैम, पे लाइव नहीं होता, रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। हाँ, रिकॉर्डिंग वीडियो लाइव तो लाइव से हमारे रिकॉर्ड नहीं सकते। यस मैम, जी मेरे को लिखूं। ये तो बड़ी परेशानी है, अगर कभी से गलत बता दो तो। आज हम पढ़ेंगे मैं से करा दूंगा, अब तो आपको इलेक्ट्रॉन नंबर लिखने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी फ्लैश लाइट समझी है, कल बहुत खतरा उसकी पड़ रही थी, तो ये वाली लाइट बंद कर करवा दो। नहीं मैडम, ये कल की अब प्रोजेक्ट भी चलाए, लाइट पड़ रही थी। प्रोजेक्ट भी चलाए। इसको थोड़ा सा ना आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे, या तो एनसीईआरटी खोल के रखेंगे, लाइन टू लाइन समझेंगे। ठीक है, आप कोशिश करिए, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, थोड़ा सा आसान रहेगा आज के लिए आपके लिए। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस, फिर से शुरू कर रहे हो, ठीक है। ये बेटे बनाता है पायरुविक एसिड, इससे बनते हैं 2 एटीपी और 2 एनएडीएच। ये बेटा एसएलपी है, ठीक है, डायरेक्ट एटीपी है, डायरेक्ट एनर्जी। ठीक है, डायरेक्ट एनर्जी है। पायरुविक एसिड के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। ये बेटा जाता है लिंक रिएक्शन करने। लिंक रिएक्शन कहाँ हो रहा होता है, बताइए कोई वैसे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। ठीक है, और लिंक रिएक्शन तब शुरू होगा बच्चे जब ऑक्सीजन यानी एरोबिक कंडीशन होगी, एरोबिक कंडीशन होगी। लिंक रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल जब ये पायरुविक एसिड के एंटर करते हैं तो बनाते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर निकल जाती है, और इनका ऑक्सीडेशन होकर के Na+ से NaDH बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड है तो मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, एसिटिल, और यहाँ पे क्या ऐड होता है, कोएंजाइम, यानी इसमें 2 ऑक्सीडेशन डी कार्बोक्सिलेशन, यही होता है ना, इसको ये बोलते हैं ऑक्सीडेशन डी डी कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिलेशन। CO2 बोलेगा और उसका ये होता ऑक्सीडेशन है होगा एसिटिल कोएंजाइम,
ये बनता है। तो यहाँ पे हमें लिंक रिएक्शन से 2 NADH प्राप्त हुए। फिर क्रेब्स साइकिल चलती है। एक बार के क्रेब्स साइकिल में से हमें 3 NADH, एक GTP और एक FADH ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम 2 बार रन कराएंगे तो 6 NADH। ओवरऑल हमें NADH जो है 6 और ये 7 8 और ये 2 टोटल 10 जो है NADH मिलते हैं। अब बेटा ये NADH का होता क्या है, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये NADH जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर जाते हैं। ये बाहर की आवरण है और ये अंतः आवरण है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में जो बनता है उसको क्या कहेंगे, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया है। अब बेटे जो ये NADH है वो सारे इसके अंदर चले जाते हैं मैट्रिक्स। ठीक, NADH जो है वो कहाँ जाते हैं, मैट्रिक्स। इसका ऑक्सीडेशन होकर के ये बनता है क्या, NAD प्लस। इसका ऑक्सीकरण होके क्या बनता है, NAD प्लस। अब इससे जो ग्लूकोज से यहाँ तक जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं वो इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वहां से ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, ये यहाँ पे ट्रेवल करते हुए यानी हाई एनर्जी से, ज्यादा की एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ डाउनहिल रिएक्शन कहते हैं ना, जैसे डाउनहिल मतलब एनर्जी जो है ट्रेवल करती है डाउनहिल। कैसे, हाई एनर्जी से लो एनर्जी। जब ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रेवल कर रही होती है तो इसके अंदर कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है ये किसको दे देते हैं, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को दे दिया जाता है और H प्लस आयन के साथ जुड़ करके जल बना लेता हूँ। जल बना लेते हैं। और ये H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन की लो एनर्जी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रेवल करने की वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, और जब ये इससे ट्रेवल करके बाहर आएंगे तो क्या बनता है, ATP। ये पूरा इसलिए ETS जो है चल रही होती है। ठीक, इसको चाहे तो आप एक जगह ड्रॉ कर, चलो आएगा। अगर किसी को करना है, नहीं नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ये समझ में आया कि ETS हो क्यों रही है, मैडम। ETS चल क्यों रही है ये पता चला। यस मैडम। अब इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स है इनके तुम्हें नाम जानने हैं, इनका कौन कौन सा इनहिबिटर होता है वो जानना है, और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, चौथे में, और कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है ये सीखना है। यस मैडम। ओवरऑल ATP जो है बनाना है हमें, ये बना लीजिए फिर इसके बाद आगे चलते हैं। कल ये लेसन खत्म हो जाएगा, आज थोड़ा स्लो ले रहे हैं ताकि कल के लिए कुछ बचे। फर्मेंटेशन बचा है, बस हो गया। कल लास्ट लेक्चर। हाँ कल लास्ट, फिर आप चले जाओ। हाँ कल और क्या, फिर सर आ जाएंगे तुम्हारे, सर मैडम ये नोट्स मुझे दे दो। ले लेना। अपनी साइड साइड होगी पढ़ाओगे। बना लेना। इसके बाद घर जाकर के सभी अपनी NCERT पढ़ेंगे जरूर। प्लांट रेस्पिरेशन में जितना भी हो गया है लाइन टू लाइन NCERT पढ़ेंगे जरूर। कल किसी को कुछ पूछना और होगा मैडम डाउट हो तो कल मैं आऊंगी ना, हाँ आ जाओ, कल आप पूछिएगा जरूर। ठीक है, आज का भी टॉपिक पढ़िएगा पूरा अच्छे से, और जो पुराना भी पढ़ा दिया गया है। और प्लांट रेस्पिरेशन में कहीं भी किसी को कोई डाउट होगा मुझसे कल पूछिएगा। कल लास्ट चलेगा इसका फर्मेंटेशन, और एक दो टॉपिक और है। RQ बता दिया, प्राइमरी स्कूल नहीं मैडम आपके स्कूल में कोई पूछ रहा है। प्राइमरी नहीं है वो, अच्छा हाँ इंटर को जाए। प्राइमरी। आगे चले, नो मैम।
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है, ये लिख लीजिएगा, इसमें होता है क्या है एक्चुअली, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH दोनों का होता है, ठीक है। यानी कि जो भी एनर्जी इसमें इकट्ठा है उसको क्या करना है, ATP में बनाना है। आपको तो पता ही है कि एक NADH से 3 ATP बनते हैं, वो कैसे बनते हैं अभी देखिएगा। एक NADH से 3 ATP बनते हैं, यस मैडम, बता दो। यस मैडम, मैडम अभी लिख रहा है। पहले अगर कोई पूछेगा कि ETS क्यों चल रही है, तो ऑक्सीकरण करने के लिए NADH को, ठीक है, ताकि जिससे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रेवल करे एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में। जब ऊपर ज्यादा से नीचे की तरफ डाउनहिल रिएक्शन, यानी कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब प्रोटॉन एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये प्रोटॉन इकट्ठे होना शुरू करेंगे तो फिर जब ये F0 और F1 से बाहर की ओर निकलेंगे तो उससे क्या बनेगी, इतनी एनर्जी बनेगी ATP। मैंने बताया कि इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 कॉम्प्लेक्स हैं, तो इन चारों कॉम्प्लेक्स का आप नाम लिख लीजिए, और आपकी शायद बुक में इनहिबिटर नहीं होगा NCERT में, तो वो इनहिबिटर आप ऐड कर लीजिए। मैडम तो मैम को भी कहना प्रोटीन था, बहुत सारा हो गया, यस मैडम। किसी कोई रह रहा है, कर रहा है अभी, कर लीजिए। ये करता है दिमाग में नहीं कि सारे प्रोडक्ट का कंसेंट ये आप क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कितने SLP बनते हैं। मैडम टोटल हाँ टोटल चार, एक ग्लूकोज चार में हाँ, चार, एक ग्लूकोज से चार। 4 ठीक है। 2 ग्लाइकोलाइसिस में बन जाता है ना। और आगे क्रेब साइकिल में तो एक ही GTP बनाया था, मैडम तो 3 ही तो हुए। मगर साइकिल तो दो ही मैडम। 1 घंटा पे। और एक पायरुवेट में कितने, क्या पूछा था क्वेश्चन, मैडम एक पायरुवेट में कितने ATP बनेंगे? एक पायरुवेट में कितने 15 कैसे, मैडम, 3 NADH 3 NADH। कोई और बताओ, एक पायरुवेट में कितने ATP बनेंगे, बताओ। शुरू कर लिया करो ना ग्लाइकोलाइसिस से। मैडम ये तो याद हो गए हैं, 8 6 8 10 12 दो बनेगा उसमें। NADH तो दो ही बनेंगे यहाँ पे। फिर दो लिंक एक पायरुवेट से पूछा मैडम ने। अच्छा, एक पायरुवेट से पूछा ना, तो यहाँ पे साइकिल तो मैडम एक बार ही चलेगी ना बस। यहाँ पे पायरुवेट के 3 कार्बन के दो 2, बनेंगे। फिर यहाँ पे कितना बनता है एसिटिल कोएंजाइम ना, तो वहां पे 2 बनते हैं, तो इसलिए वहां पे क्या लेना है हमको, एक लेंगे या दो, 2 NADH लेंगे या एक लेंगे, एक लेंगे, क्योंकि ये जो पायरुवेट है ये जब एंटर कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूल, अब मैंने क्या दिया एक, तो यहाँ पे NADH कितना बनाओगे, आगे आगे FADH2 बाकी FADH तो छोड़ो, बाकी एक क्रैब साइकिल में कितने NADH, 3 है ना। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो टू जा मतलब इसमें एक NADH से 3 ATP बनता है, तो अगर ओवरऑल ATP पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें बस 3 का, 3 दूनी 6 हो गया, एक यहाँ पे हो गया 7 हो गया, और उधर 3 त्रिका 9, 9 और 7 नहीं नहीं 9 10 11 12 13 16। मगर मैडम हमारा सवाल तो वहां था ना, पायरुवेट था हमारा, में कितने ATP बनेंगे? पायरुवेट हाँ जी। बने, तो हमें ग्लाइकोलाइसिस वाला नहीं काउंट करना, यहाँ से काउंट करना है, ठीक है। 6 घटा दो, एक NADH बनेंगे। 6 क्यों घटा रहे हो, खाली 2 इसमें, यहाँ पर पायरुवेट से क्वेश्चन क्या था मैं खुद ही भूल गई, बताओ जरा मैं एक पायरुवेट से कितने ATP बनेंगे? एक पायरुवेट से कितने ATP बनेंगे मैडम? बस अब हमें एक पायरुवेट लेके चलना है बस। ठीक है, एक पायरुवेट को आप एसिटिल कोएंजाइम जब बनाते हैं तो कितने NADH बनेगा, एक ही बनेगा, एक NADH बनेगा, एक गुणे 3 कर दो, 3 यहाँ पे। ठीक है। फिर क्रेब साइकिल में मैडम 3 NADH बने, 3 एक FADH2 बना, DH बना, और मैडम एक GTP बना, TP बना, तो मैडम 3 3 9 और 4 9 तो 11 12, यहाँ पे जोड़ना है इनको सारा, 12 और 3 15,
मैडम थोड़ी नहीं बताता मैंने। 3 3 जा 9, 9 2 1 जा 11 यहाँ पे 1 मैडम, 12 और 3 15 मैडम, 15 थे दो। इसको इसको यस मैम 15। लीजिए मैडम कोई सुनता ही नहीं मेरे। 15 ATP, ठीक है। यहाँ पे 15 ही आ रहा है ना? यस मैडम। ठीक है, तो 15 ATP। और कोई क्वेश्चन था? SLP वाला था और ये था, दो थे ना? और कोई क्वेश्चन? बताओ एमटी की ऐसी बात है ना जिसके पास भी पूछना होगा। अच्छा आप बताओ, एक फ्रक्टोज से कितने ATP बनेंगे? फ्रक्टोज से होमवर्क करना। मैडम मैं बताऊं, हाँ 38 बनेंगे। फ्रक्टोज से देखिएगा, करके देखिएगा कि कितना। अगर फ्रक्टोज सुक्रोज से कितने बनेंगे? सुक्रोज मैडम कितने, सी 12 एच 22 हो 11। करके देखिएगा कि सुक्रोज से कितने ATP बनेंगे। एक सुक्रोज मॉलिक्यूल से कितने ATP बनेंगे? 38 दूनी 30 दूनी 40। एक फ्रक्टोज से कितने बनेंगे? 76। या फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से कितने ATP बनेंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन करके एक जगह लिख लीजिएगा, और जिसका भी आंसर नहीं पता चलेगा वो यहाँ पूछ लीजिएगा, ताकि एटलीस्ट आपको एक जगह पे रहे कि किससे कितने ATP बन रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सबका। कोई और लिख रहा है क्या अभी से? नो मैम। करके देखा करिए ना, ग्लाइकोलिसिस से चला के देख लिया करिए, वहीं से जहां से जो क्वेश्चन पूछे आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। अच्छा ये वाला चैप्टर तो मुझे पढ़ लिया। फ्रक्टोज 1 से 3 फॉस्फेट कितने दिया तो इस फॉस्फेट से कितने बनेंगे? मैडम फिर मेरा एक सवाल है। एक TCA साइकिल से कितने बनेंगे? हम मैडम हम फ्रक्टोज से काउंट कर रहे हैं, हमने जो ऊपर वो खर्च करा एटीपी, हाँ तो हम उसे यूज काउंट ही नहीं कर देंगे मैडम। नहीं तो फिर हम माइनस भी 1 ही करेंगे, जब 4 बने तो एक ही माइनस करेंगे 3, तो ऐसे तो नंबर मैडम बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ेगा, करके देखना 40 आएगा। 39 39 नहीं 40 आएगा। मैडम, क्यों मैडम 4 एटीपी बने, एक हमारा ऊपर यूज हुआ था, थर्ड स्टेप हम यूज बस बिस करें फॉस्फेट से करके देखना, ठीक है। मैडम। 39 लोकल। ठीक है, करके देखना जिसका जो भी आए। और अगर एक TCA साइकिल से कितने ATP बनते हैं? क्रेब साइकिल से। एक चीज है पीसीए से। हाँ क्वेश्चन पूछेगा एक TCA से कितने ATP बनता है, बताओ। अभी तो बताया मैडम 15। एक TCA से अच्छा टीसीए से मैडम, 3 3 9 और 2 11 12। 12। 12 खाली क्रेब साइकिल में हाँ पूछ मैडम 12 ही तो मैडम, उसके तो हटाइए किसको हमने। नहीं समझ में आया कि क्रेब साइकिल में कितना ATP बनता है? हाथ खड़ा करो। तुम क्यों खड़ा कर रहे हो? तो बस आ गया। क्रेब साइकिल में कितना NADH बनता है? ग्रेप साइकिल है मैडम 3 NADH बनता 2 से मल्टीप्लाई करते है, हाँ। और GTP कितना बनता है? एक एनएडी ऐसे 3 एटीपी और एक एफएडी दो एक एफएडी एक बनता बनता है। है। इसमें ATP जो बनेगा वो 2 होता दो है, एक बनेगा। FADH से 2 और एक का एक ही रहता है, और इसमें 3 बनते हैं, 3 ATP, तो 3 इंटू 3 कर दो, कितना होगा? यहाँ किसको 3 इंटू 2 क्यों किया? कहाँ पूछ रहे हो? पूछो, जहां कंफ्यूज हो रहे हो पूछो। ये एक बार रन कर रही है, यानी क्रेब साइकिल जब एक बार चल रही है। अगर मैं कहूँ 2 TCA से तो क्या करोगे? मैडम डबल कर देंगे इनका 24। ठीक है, एक कम और किसी को कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन है तो बताओ। एक NADH से ये याद रख लो कि हमेशा 3 ATP बनता है, और एक FADH से 2 ATP, और एक ATP से तो ATP एक ही रहेगा, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना। ये एक से कर देंगे बस, ठीक है। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बन रहा है, 2 NADH। अगर मैं कहूँ कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने ATP बनते हैं, ये तो पता होगा। ग्लाइकोलिसिस में कितने ATP बनते हैं? ग्लाइकोलाइसिस में हाँ 8 मैडम एटीपी। 8 ADP नहीं ATP। एटी हाँ जी मैंने कितने? मैडम टोटल ना हाँ 8 8 बनते ना, 8 बना रहे ना, तो हम ज्यादा तो नहीं बन रहे, 8 ही बनेंगे ना पक्का। मैडम अगर मेरी बात मैडम, हमने जब हमें एटीपी बनाना है ग्लाइकोलाइसिस में, मगर वो तो एनएडीएच बनाना, वो तो उनका ऑक्सीडेशन तो ईटीएस में होगा, तो टोटल बनाना तो 2 ही होगा ना मैडम।
ग्लाइकोलिसिस में जो भी एनएडीएच, बेटा जितना भी एनएडीएच बन रहा है उसका जो एटीपी फॉर्म होता है वो ईटीएस में ईटीएस होता में है, होता है, तो इलेक्ट्रॉन एटीपी तो दो ही ट्रांसपोर्ट बनेंगे। सिस्टम में। तो अगर वैसे ATP पूछेगा, अगर एसएलपी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में पूछेगा तो 8, खाली ग्लाइकोलिसिस में पूछेगा तो 2। ठीक है, समझ आया? एरोबिक पूछेगा तो इसका मतलब वो एटीएस ऐड करके पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। एरोबिक पूछ रहा है तो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ करवा रहा है, यानी पूरी की पूरी प्रक्रिया को चलवा रहा है। यस मैडम, ठीक, यस मैडम। जितना भी ये एनएडीएच वाला एनर्जी है, जो एनएडीएच से आप एटीपी बना रहे हैं, वो सारा का सारा ईटीएस में बनेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, करे मिटा दे, यस बहुत कंफ्यूज करता है ये। कौन? मतलब अच्छा कितना एटीपी बना, क्या हुआ, मैडम, याद कर लेंगे। याद मत करो, समझो। देखो अब ईटीएस में 4 कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ा हिंदी इंग्लिश लिख दे रहे हो, ठीक है। पहला, इसको नोट करना है आप, ईटीएस 4 कॉम्प्लेक्स से मिलकर के बना हुआ है। ईटीएस 4 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना हुआ है। पहला है कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है, इसमें कंपोनेंट्स यानी कौन कौन है, एक होता है कंपोनेंट और एक होता है इनहिबिटर। ठीक है, तो पहले में है एफ एम एन और एफ ई एस, एफ एम एन एन डी एस। इसको बोलते हैं एफ एम एन एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज का अलग नाम जो है, क्योंकि ये क्या करता है, एनएडीएच है, जहां पर भी एनएडीएच होगा आपको बताया है वहां पर डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम जो है एफ एम एन डिहाइड्रोजिनेज है, और इसका इनहिबिटर है रोटिनो। ठीक है, इसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इसको बोलते हैं FADH2। यहाँ पे NADH डिहाइड्रोजिनेज। नंबर 3, अगर कहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, मत लिखो। इसको बोलते हैं साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम C1। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर 4, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर। ये 2 मॉलिक्यूल, कॉपर, कॉपर के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 को बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। इसको नोट नहीं, मतलब इसको नहीं कंसिडर करते, खाली ये यहाँ से जहाँ से प्रोटॉन ग्रेडियंट ट्रेवल करता है, तो ये 4 आप लिखेंगे। और इसका इनहिबिटर जो होता है वो साइनाइड होता है। ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्स। इसका एंटीमाइसिन, इसका ओलिगियोमाइसिन। बस इतना लिख लीजिए, इसके बाद इसको शुरू करता है। कॉम्प्लेक्स 1 सही।
मैडम एक इनहिबिटर इनहिबिटर एक पहले का है रोटिनो, दूसरे वाले का एंटीमाइसिन, तीसरी वाले का साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है यहाँ पे CO। और इसका है ऑलियोमाइसिन, कॉम्प्लेक्स फाइटर। इमाइटॉल भी है इसमें, चाहो तो लिख सकते लिख लिया। ये नाम है, जनरली कभी कभी कॉम्प्लेक्स के नाम पूछ लेता है तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। बाकी इसमें प्रोसेस क्या है वो बता दीजिए। और बताना है। साइटोक्रोम साइटोक्रोम A3 और कॉपर के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, पूछता है कि कॉपर कहाँ पे होता है, कौन से कॉम्प्लेक्स में कॉपर होता है, तो कॉम्प्लेक्स 4। बेटा यस मैम। सबका हो गया। सबसे ज्यादा नीट में टफ क्या आता है, फिजिक्स। अब आपको इसको पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा इलाज करके माइटोकॉन्ड्रिया को बना रहे हैं। सेकंड यहाँ पे होता है। इतना था। ये इधर मैट्रिक्स वाला भाग है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये स्पेस है। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें ऐसे कॉम्प्लेक्स ही लगे होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखो, पहले होता है FMN और FES। ठीक है, इसमें होता क्या है, पता है इसको। हाँ बनाना है, अभी पहले समझ लो फिर। FMN जो है बेटे, वो क्या होता है एक्चुअली में, क्या करता है, Na+ से NADH बनाता है। ठीक है, अरे NADH से प्लस बना रहे हैं। जनरली जो FMN है
वो क्या करता है, जो NaDH से इलेक्ट्रॉन लेगा मैट्रिक्स में से। देखो आपके किताब में कहीं कहीं ये ऐसे लिखा होगा, FMN से FMnH2। देखो जनरली ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को NaDH से लेगा, NaDH से ये कौन बात कर रहा है, ठीक। जब ये FMN जो है इलेक्ट्रॉन NaDH से लेगा, अब क्या करता है बेटे, मैट्रिक्स से ये क्या करता है, मैट्रिक्स में जो है ये H प्लस आयन को भी लेता है, मैट्रिक्स से H प्लस आयन को भी लेता है। मैट्रिक्स से H प्लस आयन को जब ये लेता है तो ये FMnH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये FMnH2 दोबारा से FMN में जाता है तो ये NaDH से NAD बन जाता है, NaDH से NAD प्लस बन जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन वापस से FeS में चला जाता है। मतलब यहाँ से कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने के बाद यहाँ पे ATP सिंथेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो है जितनी बार इलेक्ट्रॉन बनेगा ना उतनी बार क्या होता है, ये स्पेस में H प्लस आयन को पंप करता है, छोड़ता है। जितनी बार इलेक्ट्रॉन, अब वो भी सारे नहीं करते, एक FMN करता है, एक यूबिक्विनॉन करता है, और एक यूबिक्विनॉन थर्ड कॉम्प्लेक्स में होता है ये, ठीक है। तो ये यूबिक्विनॉन जो है आपके उसमें देखो, उसमें NCERT में UQH2 लिखा होगा, यस मैडम, है ना, UQH2 यस ऐसे मैम। लिखा होगा। वो UQH2 तब बन पाएगा जब वो यहाँ से H प्लस आयन को लेगा। जब ये H प्लस आयन को लेगा और इलेक्ट्रॉन को जब इससे इस वाले कॉम्प्लेक्स में ट्रेवल करेगा तो ये मैट्रिक्स स्पेस में 2H प्लस आयन को फिर से छोड़ देगा। तो ओवरऑल 3 जगह फुल फिर से समझ लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा मैडम समझिए। सबसे पहले वाले कॉम्प्लेक्स में क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से ले रहा है, NaDH से ले रहा है, यस मैडम। NaDH से इलेक्ट्रॉन लेगा, और बेटे क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये 2H प्लस आयन भी लेगा, ठीक है, मैट्रिक्स से 2H प्लस आयन भी लेगा, NaDH से इलेक्ट्रॉन को लेगा और मैट्रिक्स से 2H प्लस आयन को लेगा। जब ये 2H प्लस आयन को लेगा तो ये बन जाएगा क्या, FMnH2। जब ये वापस से FMN में कन्वर्ट होगा तो NAD प्लस बनेगा, और साथ में इतना एनर्जी जो 2H प्लस आयन है वो स्पेस में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया जाता है FeS में। इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, FeS में। देखो फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो FMN, आपने वो वाली फॉर्म नहीं पढ़ी, ये आयरन वाली, Fe3 प्लस से Fe2 यस प्लस, मैम, बढ़िया। और फिर 2 प्लस से 3 प्लस, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला नहीं यस पढ़ा, मैम, यस मैम। सेम वही वाला है। जब FMN से FMnH2 बनेगा, और फिर जब FMnH2 से FMN बन जाएगा, मतलब एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये चलता रहेगा। तो मैं कह रही हूँ कि ये जो FMN है ये NaDH से इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले क्या करेगा, लेगा, और क्या करेगा, मैट्रिक्स से H प्लस आयन को लेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब दोबारा से NAD प्लस में कन्वर्ट होगा ना, ये FMN जो है FMN में कन्वर्ट होगा, क्योंकि देखो जितना NADH है बेटे, अगर NADH जितना बन रहा है इसके बाद ये NAD प्लस है ना, ये वापस से चाहिए होता है, ग्लाइकोलिसिस को वापस चाहिए NAD, और उसको भी एसिटिल को एंजाइम को भी चाहिए, और क्रेब्स साइकिल को भी वापस चाहिए। अगर ये वहां वापस नहीं जाएगा ना, पूरी की पूरी प्रोसेस रुक जाएगी। तो इसलिए ये वाला फॉर्म इसमें तो बनेगा ही, साथ में ये वाला इसमें बनेगा, ये वाला इसमें बनेगा। जैसे NaDH से, ध्यान से समझो मैं कह रही हूँ, NaDH से इलेक्ट्रॉन लिया और मैट्रिक्स से 2H प्लस आयन ले लिया, ठीक। अब ये बन गया क्या, FMnH2, क्योंकि H प्लस आयन लिया ना, FMnH2। जब ये वाली वापस से इसमें कन्वर्ट हो रही होगी तो ये H प्लस आयन को बाहर छोड़ देगा, और NaDH से क्या होगा, NAD प्लस बच जाएगा, वो रिटर्न होगा, और इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, FeS। ठीक है, मैं फिर से वही बता रही हूँ कि सबसे पहला स्टेप ध्यान से सुनो, वरना ये आगे समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले NaDH से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, FMN से, और मैट्रिक्स से क्या लेगा, H प्लस आयन लेगा,
जब ये लेता है तो आयन प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, FMnH2। ठीक है, तो ये FMn से FMnH2 बन गया, इसलिए क्या बना लिया, NADH से NAD प्लस बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब दोबारा से ये वाली स्टेज इसमें, यानी ये वाली स्टेज FMnH2 FMn में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो जो इसके पास H प्लस आयन है वो कहा, मैट्रिक्स में फेंक दिए जाएंगे वापस, और इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा FeS। इसके बाद जो दूसरा वाला स्टेज है यूबिक्विनॉन, सेम वो भी वही करेगा, यूबिक्विनॉन UqH2 बन जाएगा, यहाँ से इसने मैट्रिक्स H प्लस आयन लिए, इसमें 2H प्लस आयन को वापस यहाँ निकाल देगा। ठीक है, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये आगे चल जाएंगे। ठीक, ऐसे करके कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे आ जाएंगे, यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स नंबर 3 पे आ जाएंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, पहले स्टेप में FMn प्रोटॉन को पंप कर रहा है, अगर आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना होगा तो देख लीजिएगा, FMn, और दूसरे वाले में यूबिक्विनॉन। आगे तीसरे वाले में जो कॉम्प्लेक्स है इसको फिर से साफ साफ बना दो। क्या किया सबसे पहले, FMn था, FMn जो है मैट्रिक्स से H प्लस आयन तो ले ही रहा है, और FMnH2 बना देते हैं, और ये क्या करेगा, NADH से NAD प्लस। जब ये वाला रिवर्सिबल वाली स्टेज होगी तो यहाँ पे मैट्रिक्स में 2H प्लस आयन छोड़ेंगे, आगे इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा FeS के पास, आगे के स्टेज में यूबिक्विनॉन होगा, यूबिक्विनॉन से फिर UqH2 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर मैट्रिक्स से लिए जाएंगे, और जब ये वाली फॉर्म वापस से रिपीट होगी तो 2H प्लस आयन वापस छोड़ दिए जाएंगे। आगे की चलेंगे, तीसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरे कॉम्प्लेक्स में कौन कौन होता है, एक होता है साइटोक्रोम साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम बी होता है, FeS होगा, और यूबिक्विनॉन भी होगा इसमें, और इसमें एक होता है साइटोक्रोम C1। अब ये UQ वाला, बाकी तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ट्रांसफर करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ये UqH2 क्या करेगा, प्रोटॉन को फिर से पंप करेगा। ठीक है, H प्लस आयन इधर से लेगा और प्रोटॉन को पंप करेगा। अब ये साइटोक्रोम C1 के बाद यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम C, वो कुछ नहीं करता, वो खाली कैरियर है। ठीक है, वो आगे ले जाकर के कॉम्प्लेक्स 4 में ले जाता है, कॉम्प्लेक्स 4 में A और A3 से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हुए ऑक्सीजन को दे देते हैं, ऑक्सीजन जो है इसका वाटर बना लेती है। अब जितनी बार ये एक बार अगर एटीपी इस वाले F0 से वापस आएगा तो इससे निकलेगा तो एक एटीपी बनेगा, तो कितनी बार H प्लस आयन निकले, 1 2 और एक यहाँ पे निकला 3 बार, तो जब ये 3 बार H प्लस आयन बाहर निकलेंगे, एक बार में एक एटीपी बनेगा, तो 3 बार में निकलेंगे तो कितने टोटल 3 एटीपी बनेंगे, इसीलिए एक NADH से कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी। ऐसे चलता है, ये एक बार फिर से समझा देती हूँ ताकि तुम्हारे थोड़ा सा आगे मैडम, नहीं समझ में नहीं आया होगा ये। मैडम ऐसी बात नहीं, इतने बेवकूफ तुम बेवकूफ नहीं हो, पर और भी बच्चे हैं। मंच बुद्धि वाला ने क्या किया, जो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है ऑक्सीजन, जो सबसे लास्ट में ऑक्सीजन लेता है, और कैरियर की तरह जो काम करते हैं चैनल की तरह, वो एक होता है साइटोक्रोम C और यूबिक्विन। थोड़ा साफ साफ बनाऊंगी और आप लोग भी ड्रॉ करेंगे। अब चाहे तो हम बना लीजिएगा।
ये इससे अलग नहीं है, इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक एक कॉम्प्लेक्स समझते चलेंगे और बना सकते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स एफ एफ, ठीक। ये एफ एम एन क्या करेगा, इधर मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये एन ए एच प्लस आयन को लेगा और एन ए डी एच से एन ए डी प्लस का, ठीक, एरो का ध्यान रखेंगे। और इससे जो ये इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल होंगे और ये बन जाएगा एफ एम एन एच। जब ये रिटर्न हो रहा होगा तो ये अपने H प्लस आयन को स्पेस में छोड़ देंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ जाएंगे, एफ ई। दूसरा वाला जो है वो भी सेम ऐसे ही, यूबिक्विनॉल से इधर फिर दो H प्लस आयन और FeS से दो इलेक्ट्रॉन इसको लेगा ये और ये UQ बन जाएगा। और जब ये इस वाली स्टेज में रिटर्न हो रहा होगा तो फिर ये 2H प्लस आयन को छोड़ देगा और UQ बन जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन पहुंचे कहाँ पे, साइटोक्रोम बी पे। फिर साइटोक्रोम बी जो है लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, किसको देगा, FeS को। फिर FeS किसको देगा, साइटोक्रोम। और यहाँ पे यूबिक्विनॉल भी होता है, ठीक है। FeS के बाद यहाँ पे एक स्टेप में यहाँ पे यूबिक्विनॉल भी अटैच होता है, ठीक है। ये यूबिक्विनॉल फिर से वही करेगा, UqS2 बनाएगा और यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या करेगा, दो H प्लस आयन को फिर पंप कर देगा। अब ये दो इलेक्ट्रॉन वापस से ट्रेवल कर, अब यहाँ पे एक कैरियर की तरह एक जुड़ा रहता है जिसे बोलते हैं साइटोक्रोम सी, ठीक है। साइटोक्रोम सी, इसमें कुछ नहीं होता, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बस आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे होता है साइटोक्रोम ए, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और साइटोक्रोम A3 होता है, बी नाम ना आपको, साइटोक्रोम A3 ये फाइनल है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये दे देता है ऑक्सीजन को, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और ये H प्लस आयन के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O, ठीक है। ये वाटर होता है। इसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट है तो ये दो H, ये सारे के सारे जब ये H प्लस आयन एक बार ये और ये जब यहाँ से मूव करेंगे तो क्या बनेगा, ATP। एक बार में एक ये दो H जब आयन मूव करेंगे तो एक ATP, तो 3 बार बने हैं तो 3 बार में कितने ATP, 3। ये ड्रॉ कर लीजिए किसमें 1 है। FeS2 वाले कॉम्प्लेक्स 1 में होता है, यहाँ से अटैच रहता है सीधा पे। ये यूबिक्विनॉल ये जो होता है ना यहाँ पे, इससे भी पंप होता है, देखो UqS2 बना रहा है तो ये कैरियर की तरह काम तो करता है, प्लस ये UqS2 क्यों बना रहा है, क्योंकि ये भी 2H प्लस आयन मैट्रिक्स में भेज रहा है। इसके बाद ये साइड कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे जो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की बात कर रहे हो वो यहाँ अटैच होता है, FeS2 इसके साथ बना रही हूँ, वो भी इलेक्ट्रॉन बस इसमें डोनेट करता है और कुछ काम नहीं करता, जैसे आटा चक्की में थोड़ा सा और गेहूं डाल दिया जाए, बस लाइक दैट। और फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से आते हुए ये जो FADH कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये लोग यहाँ अटैच करते हैं, जनरली वो यही होता है और वो इसी में इलेक्ट्रॉन को दे रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे आता है और थर्ड में भी यूबिक्विनॉल दिखा रखा होगा कहीं पे, ये यूबिक्विनॉल इसी के अंदर दिखा रखा है, देखो एरो से दिखा रखा है, ये भी यूबिक्विनॉल UQ से UqS2, जितनी बार ये UQ से UqS2 बना रहा है, चाहे यहाँ और चाहे यहाँ पे ये FMN, ये तीनों बार H प्लस आयन को दो बार ले लेंगे। जब ये दोनों बार लेंगे ना तभी तो 3 ATP बनेगा। ये डायग्राम और थोड़ा सा कंफ्यूजन में, अगर ये UqS2 बना रहा है तो दैट मीन्स ये H प्लस आयन को ले रहा है ना कहीं से, कैरियर तो है ही है। लेकिन इसमें जब वो पूछेगा ना कि प्रोटॉन को पंप कौन कर रहा है, तो खाली यूबिक्विनॉल दो जगह होता है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे और एक FMN, बस।
ये FMN है, इसने दो प्लस आयन, इधर ये स्पेस दिखा रहा है, ये मैट्रिक्स दिखा रहा है, इसने H प्लस आयन लिया, NADH लिया, NAD को निकाल दिया, प्रोटॉन पंप कर दिया। फिर इसके बाद FeS को दे दिया, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। यूबिक्विनोन है, इसने भी दो प्रोटॉन लिए और साथ में दो इलेक्ट्रॉन लिया, फिर ये दो H इसको कम कर दिया। फिर आगे ट्रेवल करेगा साइटोक्रोम B, FeS, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स 3 है। यूबिक्विनोल के साथ जाएगा दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसे फिर चाहिए, फिर ये दो पंप कर दिए। फिर ये साइटोक्रोम सी से होते हुए साइटोक्रोम AA3 में आ जाते हैं, ये कैरियर की तरह और ये भी कैरियर की तरह काम करते हैं, और फिर ये हाफ O2 के साथ मिलकर के H2O बना देते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन में है, ये मैट्रिक्स है, ये स्पेस है। इधर से H प्लस आयन ले रहे हैं, इधर जोड़ रहे हैं। जब ये तीन तीन बार H प्लस आयन बनेगा, एक बार निकालोगे H प्लस 2 एन पाएगा, एक ATP, फिर दो बार निकालोगे, फिर तीन बार निकालोगे। गलत नहीं है, वो तुम थोड़ा सा इसलिए जब भी बेटा ध्यान देना, यहाँ पे जहाँ पे भी UqH2 है, आप इसे कैरियर तो है ही है। अगर कैरियर पूछेगा कि इन पूरे रिएक्शन में कैरियर कौन है, कैरियर दो है, एक यूबिक्विनोल है, एक साइटोक्रोम C है, ये दोनों कैरियर है, ये लिंक करते हैं। अभी इसमें कॉम्प्लेक्स 2 छूट गया, कॉम्प्लेक्स 2 इसलिए मैंने इसमें छोड़ा हुआ है क्योंकि वो यहाँ अटैच रहता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 2। वो ये करता है कि FAD H से FAD प्लस बनाता है और इलेक्ट्रॉन को इसमें डोनेट करता है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं रहती है, इसीलिए वो उसको वही छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे ना तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि मैम ये क्यों बनवा रही है, यहाँ पे तो ये कैरियर की तरह है, लेकिन आप देखेंगे डायग्राम में ये लिखा है UqH2। तो H2 का मतलब, अगर यहाँ पे H2 तुम जोड़ रहे हो, उसका मतलब कहीं से तो H प्लस आयन ले रहे हो ना, कहाँ से आएगा, मैट्रिक्स से आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ से लिखा हुआ, इधर मैट्रिक्स ये लिखा हुआ। ये H प्लस आयन मैट्रिक्स से लेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा और ये पंप करेगा। यूबिक्विनोन और FMN यही दोनों प्रोटॉन को पंप करते हैं स्पेस में, और जब ये स्पेस से ट्रेवल करेगा ना ATP सिंथेस से, तब वो क्या करेगा, एक बार दो H प्रोटॉन ट्रेवल करेंगे 8 ATP, फिर दो बार, फिर एक बार और, तो जितनी बार भी ट्रेवल करेंगे एक ATP बचेगा। किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अपनी किताब में डायग्राम में एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए, अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो पूछ लीजिए। आप अदरवाइज इसमें से फोटो क्लिक कर लो, इसको घुमा लो, जिसके पास फोन हो ना इसको फोटो क्लिक कर लो, ये तुम लोगों के लिए आसान रहेगा पढ़ने के लिए। ये डायग्राम थोड़ा ठीक से बना है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ठीक बना है। बना लिया, मैंने कहा सबसे पहला स्टेप स्टार्ट होता है, सबसे पहले पहला नंबर कॉम्प्लेक्स 1 की बात करें, जिसमें FMN और FeS है। ये NADH से NAD प्लस बनाता है, इलेक्ट्रॉन को लेगा और H प्लस आयन को लेगा, और जैसे FMN से FMNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये प्रोटॉन को पंप कर देगा, यानी कि कहीं से H प्लस आयन को ले रहा है और वापस से इंटरस्पेस में ट्रेवल करा देगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे यूबिक्विनोन से, यूबिक्विनोन भी मैट्रिक्स से H प्लस आयन को लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के UqH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये वाली स्टेज रिटर्न हो रही होगी तो वापस से H प्लस आयन को इधर फिर पंप करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में ट्रेवल करते हुए इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B FeS पे जाएगा, FeS के साथ इसमें यूबिक्विनोल अटैच रहता है, सेम वही प्रोसेस ये करेगा, और यहाँ से साइटोक्रोम C1 के पास जाएगा। यहाँ पे साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C पे आएगा। साइटोक्रोम C एक कैरियर की तरह काम करता है, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे रहा है। साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पे आएगा, A और A3 में। A3 जो है सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के ये जल का निर्माण करेंगे। ये जितनी H प्लस आयन मेड हुए हैं, ये ATP सिंथेस से जितनी बार ट्रेवल करेंगे उतनी बार में एक ATP का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये आपका ATS था। आगे इसे रफ कर दूं? यस मैम। आप वो लिख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन? आप कोई केमिस्ट्री वाले सर होंगे ना, मैडम होंगी या सर होंगे, जो भी, उनसे ये कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा जरा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला। ठीक है,
कि मतलब क्या होता है, यहाँ पे यूबिक्विनोन लिखा होता है और यहाँ पे यूबिक्विनोल यानी अल्कोहल बन रहा होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोल बन रहा होता है, तो यानी अल्कोहल बन रहा है, एल्डिहाइड से शायद अल्कोहल बन रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मतलब आप एक बारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ये हो गया। अब आगे और एटीपी। ओलिक और कार्बन डाइऑक्साइड। लीजिए यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी मोबाइल कैरियर की तरह कार्य करता है। साइनाइड होता है, वो इनहिबिट करता है, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम सी। बात कर लो फिर। ये हो गया। अब जब ईटीसी के साथ जितने भी H प्लस आयन है वो जब प्रिमोर्डियल स्पेस में ट्रेवल करते हैं और एटीपी सिंथेस से जाते हैं तो एक एटीपी बनता है, ये ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा डायग्राम है, आप इसको बना लेंगे तो इससे कंफ्यूजन दूर रहेगा आपका। F0 F1 है। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला। ये तो घोड़ा होगा। छोटे बच्चे में जाओ। डायग्राम बना है आपके में? नो मैम। बना हुआ है। हाँ। दो H प्लस आयन के पास होने पर एक एटीपी बनता है। 3 बार बने थे ना 2H प्लस आयन, तो 3 एटीपी बनेगा। एक एनएडीएस से 3 एटीपी। अब पता चला कैसे आया एक एनएडीएस से 3 एटीपी। 3 बार हाइड्रोजन आयन अंदर है। हाँ। और तीनों मिलता है। ठीक, यस मैडम। कंप्लीट हो गया है आपका? यस मैडम। आपको कुछ पूछना है तो नो पूछिए। मैडम। आपने कुछ क्वेश्चन मैं 2-4 लिख के लाई हूँ, जरा लिख लीजिए। चलो बोलो। जो इससे मुझे जो अभी तक में जो क्वेश्चन मिले हैं ईटीएस से आपके मेडिकल में, वो है 8-10 क्वेश्चन है, लिख लीजिए। तो आप बताइए, आपको पता चला अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फाइनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऑक्सीजन। कौन सा कॉम्प्लेक्स पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? एफएमएन। उस कॉम्प्लेक्स का नाम, कॉम्प्लेक्स अरे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ? बस कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास कॉपर है? मैडम फोर्थ। साइटोक्रोम E3 वाले के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर इन कॉम्प्लेक्स 3, ये बताओ। नहीं साइटोक्रोम बी। कितने कैरियर है कॉम्प्लेक्स 3 में, ये पूछ रहा है कि 2 है। इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स 3 में कितने हैं, गिन लो। साइटोक्रोम है ए और बी 2 मैडम, दूसरे में तीसरे में। तीसरे में 3 साइटोक्रोम सी तो है खाली। तीसरे में साइटोक्रोम सी तो मोबाइल कैरियर है। मैम एक ही तो है। 4 है। साइटोक्रोम साइटोक्रोम C1 FeS और यूबिक्विनोन। यहाँ तो आपने एक लिखा है। कहाँ लिखवाया है एक, वहाँ लिखवाया है डायग्राम में। डायग्राम में चलो, डायग्राम में 1 2 3 4 4। हाइड्रोजन कैरियर कितने हैं उसी में ही तीनों? कितने? हाइड्रोजन कैरियर यानी H प्लस आयन को कौन कौन ले रहा है? एक एफएमएन ले रहा है और एक यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन कितनी बार ले रहा है? 2 बार। 2 बार है यूबिक्विनोन ले रहा है और एफएमएन 1 बार, तो टोटल 3 है। ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? एनएडीएच एनएडीएच और एफएडीएच। इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है? ठीक है,
और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर तो लिखा ही दिया, इससे ज्यादा नहीं पूछा, बस यही घुमा घुमा के पूछा है कई बार। ये लिखने हैं या आ रहे हैं सब? आ रहे हैं सबको, ठीक है, यानी ईटीएस क्लियर हुई है। बस ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन कैरियर कौन है, एक यूबिक्विनॉन है। क्या करोगे इससे? डॉक्टर तो गलत बन गया मैडम, फोटोग्राफर बनना चाहिए, नहीं करा फोटो ले ली। इसकी फोटो मेरी तो बहुत इधर उधर है, क्या पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या लिखा है, तो मैं ही समझ पाऊंगा। मेरे हैं इससे उल्टे तो है कि मैं ही समझ पाऊंगी। क्वेश्चन के फोटो लेने हैं क्या, या क्वेश्चन मैडम, लिखने हैं? बुक तो कर दी थी मैं, फोटोग्राफर यानी ये समझ में आ गई, अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, ठीक है। फिर आप तीन चीजें चली गई, ग्लाइकोलिसिस हो गया, और ईटीएस जो बेटा चली उसमें हुआ क्या, जो भी एनएडीएच बने उनका ऑक्सीडेशन करके एटीपी बनाना है। आप ईटीएस से तीन एटीपी जैसे बने वो इस तरीके से, ऐसे तीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्स में मेंबर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गैस से ट्रेवल कराते हैं और ट्रेवल करने से एटीपी बनती है, बहुत ठीक है। मुश्किल काम है मैडम। तो और किसी को कोई दिक्कत हाँ मैडम, इसमें? आप लोग कल मैडम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। बैलेंस शीट तो कराई दी थी ना 38 एटीपी वाली, वही एसएलपी से 4 एटीपी बनते हैं, एनएडीएस से, ठीक है। चलो ये तुम लोग को कराई दिया था बैलेंस शीट, बस खाली रेस्पिरेटरी को अटेंड भी करवा दिया यस था, मैडम। आरक्यू वाला, हाँ मैडम, प्रैक्टिस वो CO2 और अपॉन वो O2 वाला, बस फर्मेंटेशन और वो रह गया है, बस फर्मेंटेशन ही रह गया, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आइएगा कल, यस मैडम। ठीक है। कल इसको खत्म करने के बाद आपके जो भी डाउट होंगे वो मुझे क्लियर बताइएगा। रेस्पिरेशन आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया, जिसने मैम पूरी क्लास की होगी उसको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे टफ टॉपिक माना जाता है प्लांट फिजियोलॉजी का, ये मैडम, ये तो बहुत इजी है, इजी आपने पढ़ा है ना इसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ लोगों को इजी भी लगता होगा लेकिन टफ माना जाता मैम मानते होंगे है। फोटोसिंथेसिस तो, मैडम फोटोसिंथेसिस तो कह भी सकते हैं, मगर ये वाला ज्यादा हार्ड है। हर चीज